नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में समझते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सैग के बारे में और जानते हैं सैग किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और जो परीक्षाओं में सैग से रिलेटेड सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं उन्हें कितनी सहजता से हम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सैग को समझते हैं और वो फैक्टर जो उसे प्रभावित करते हैं उनकी भी समझ बनाते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन में सैग वो वर्टिकल डिस्टेंस है जहां हम ट्रांसमिशन लाइन को जो टावर सपोर्ट्स हैं उन पर जब इरेक्ट करते हैं तो टावर सपोर्ट के लेवल और ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर की लोवेस्ट पोजीशन है उसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम सैग कहते हैं। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सैग की कैलकुलेशन दो टावर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसे हम स्पान कहते हैं उस पर निर्भर करती है। स्पान के अलावा सैग है वो कंडक्टर पर लगाई जाने वाली टेंशन, कंडक्टर का जो पर यूनिट लेंथ वेट जो होता है उस पर, और जो कंडक्टर हवा में रखा हुआ होता है तो विंड का जो फोर्स कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस पर लगता है। ठंडे प्रदेशों में अगर कंडक्टर के ऊपर आइस की कवरिंग हो गई है तो उस आइस कवरिंग से जो कंडक्टर के वेट में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चेंजेस आते हैं फोर्स के उन पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करेगा हमारी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशंस पर भी, जहां टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की लेंथ में वृद्धि हो सकती है और उस वृद्धि से सैग में इंक्रीमेंट भी हो सकते हैं। एक सरल परिस्थिति में एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का AOB जो कंडक्टर है जिसे हमने दो टावर सपोर्ट A और B पे इंसुलेशन के ऊपर माउंट करके हवा में फ्रीली सस्पेंड किया है। यहाँ जो टावर सपोर्ट A और B है वो ग्राउंड अर्थ से इक्वल सेम लेवल पर हैं। ऐसी स्थिति में जो कंडक्टर का ये जो शेप है वो एक पैराबोला जैसी आकृति ले लेगा और जो वर्टिकल सेपरेशन है टावर सपोर्ट के लेवल और कंडक्टर की जो पैराबोला शेप में लोवेस्ट पॉइंट जो बिल्कुल मिड में आएगा अगर दोनों कंडक्टर सेम हाइट के टावर्स हैं तो ये जो लोवेस्ट पोजीशन आई है मिड में ओ पॉइंट की, इस लोवेस्ट कंडक्टर पोजीशन और टावर सपोर्ट की पोजीशन में ये जो वर्टिकल सेपरेशन है इसे हम सैग कहते हैं। आमतौर पे जब हमारे कंडक्टर्स ट्रांसमिशन लाइन के दो टावर के बीच में इस तरह से लटकाए जाते हैं तो सैग की अमाउंट दो टावर सपोर्ट के बीच में ये जो दूरी है जिसे हम स्पान कहते हैं उसके कंपैरिजन में काफी छोटी होती है और हम इस कंडक्टर शेप को कैटेनरी भी कह सकते हैं। और सैग जो झोल है वो कंडक्टर को लगभग एक पैराबोला जैसी आकृति बना देता है। जब हम किसी ट्रांसमिशन लाइन को दो टावर सपोर्ट्स के बीच में लटका के इरेक्ट करते हैं तो उसमें सैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो कंडक्टर में टेंशन है, तनाव है, वो सेफ मेंटेन बना रहे। अगर हम दो टावर के बीच में कंडक्टर को बहुत ज्यादा खींचते हैं, उसमें तनाव देते हैं ताकि सैग झोल कम हो जाए और दो टावर के बीच में हमें कंडक्टर की मिनिमम लेंथ से काम चल जाए, तो ऐसी स्थितियों में कंडक्टर के ऊपर जो आने वाली टेंशन है वो अनसेफ कंडीशंस में चली जाएगी। वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की लिमिट्स में आने के बाद या इंक्रीज टेम्परेचर पे जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई है तो ज्यादा टेंशन वाला जो कंडक्टर है वो टूट भी सकता है। वहीं जब हम कंडक्टर को लूज रखते हैं, झोल या सैग थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में न केवल हमारी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा लगती है, हवाओं के प्रभाव में स्विंग के दौरान कंडक्टर जब ज्यादा झूलता हुआ सैग के साथ होगा तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस बनाता हुआ एक दूसरे से टच भी हो सकता है और हमारे लिए एक लाइन टू लाइन फॉल्ट की स्थितियां बन सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि सैग की कम अमाउंट का ओवरहेड लाइन में अर्थ है हमारे कंडक्टर में टेंशंस का, तनाव का ज्यादा होना। वहीं अगर कंडक्टर को ढीला छोड़ा हुआ है, सैग ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंडक्टर में टेंशंस कम रहेगी। तो एक सैग का प्रॉपर चयन है वो कंडक्टर में सेफ टेंशन कंडीशंस भी मेंटेन रख सकता है और हमारी मिनिमम टावर हाइट के साथ जो ट्रांसमिशन लाइन को रिक्वायर्ड ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए वो भी मेंटेन कर सकता है। तो सैग को ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। सैग की वैल्यूज को ऑप्टिमम डिजाइन करना जरूरी है। इसीलिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर्स हैं उन्हें पूरी ताकत से नहीं खींचा जाता है बल्कि उन्हें लटकाते समय एक छोटी डिप या सैग उनमें रखी
जाती है ताकि कंडक्टर में जो टेंशन है वो सेफ वैल्यूज में रहे, और अगर टेम्परेचर में कोई कमी भी आ गई है, कंडक्टर की लेंथ सिकुड़ जाती है, बहुत ज्यादा विंड की स्पीड्स है, आइस की भी डिपोजिशन अगर कंडक्टर के ऊपर है, तो ऐसी हार्श कंडीशंस पे भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अल्टीमेट लिमिट्स के पास जाकर कंडक्टर को ब्रेक ना करें, ऐसी सेफ्टी हमें इंश्योर करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में हमें सैक की कैलकुलेशन और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ क्या कनेक्शंस है ये जानकारी होना जरूरी है, ताकि हम न केवल कंडक्टर में सेफ टेंसाइल लिमिट्स को मेंटेन रखें, सैक को भी जरूरत से ज्यादा ना रखें। अक्सर हम कंडक्टर में जो सेफ टेंशंस हैं उनकी वैल्यूज जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडक्टर सह सकता है उससे आधी रखते हैं, अर्थात हम एक दो सेफ्टी फैक्टर के साथ काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत एडवर्स अगर कंडीशंस भी हो जाए और हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ डबल भी हो जाए तब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक ना हो। हम एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सैक की कैलकुलेशन को समझते हैं, जबकि वो दो इक्वल लेवल के सपोर्ट्स पे इरेक्ट करके सस्पेंडेड रन की जाती है। यहाँ दो टावर सपोर्ट ए और बी सेम लेवल पे ग्राउंड से हैं और इस कैटनरी या पैराबोला शेप में जो हमारी दोनों टावर के बीच में कंडक्टर की पोजीशनिंग हुई है उसमें ओ ये बीच में लोवेस्ट कंडक्टर पोजीशन हो गई है, और ये जो लोवेस्ट कंडक्टर पोजीशन है वो हमारे पूरे स्पान को इक्वली दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है, अर्थात इस ओ पोजीशन से एक तरफ अगर टोटल स्पान लेंथ एल है तो हमारी जो लेंथ है वो L/2 रह जाएगी। माना दोनों टावर सपोर्ट ए और बी के बीच में कंडक्टर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम स्पान कहते हैं वो कैपिटल एल है, और इस ट्रांसमिशन लाइन के ओवरहेड कंडक्टर का 1 यूनिट लेंथ का 1 मीटर लेंथ का वेट जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स बनाएगा ग्रेविटी का वो W है। इस पैराबोलिक शेप में जो कैटनरी बनी है कंडक्टर की उस पे सभी जगह पे टेंसाइल फोर्स टेंजेंशियल पोजीशन पे होगा, और इस मिड लोवेस्ट पॉइंट O पर कंडक्टर की टेंसाइल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T है। अगर इस मिड पोजीशन O को हम ओरिजिन अज्यूम कर लें और कोई एक दूसरा पॉइंट जिसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट x और वर्टिकल डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट y को हम अज्यूम करें, प्रैक्टिकल कंडीशंस में ये जो कैटेनरी या पैराबोलिक की शेप में हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर आता है उसमें सैग स्पान की कंपैरिजन में इस L लेंथ की तुलना में ये जो S सैग है वो छोटा है, और ऐसी स्थिति में अगर यूनिट लेंथ का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W है तो P पॉइंट तक जो टोटल हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x पोजीशन है उसमें हम वेट WX मान लें, और ये WX वेट अपनी मिड पोजीशन पे ओरिजिन से x/2 दूरी पर वर्टिकली डाउनवर्ड लगता हुआ हम मान सकते हैं, क्योंकि ये OP सेक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे है। स्टेबल हमारा टावर के ऊपर लटका हुआ कंडक्टर स्टेबल इरेक्ट है, ऐसी स्थिति में P पॉइंट पे जो नेट टॉर्क है वो 0 है, और यहाँ दो फोर्सेस कंडक्टर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और कंडक्टर में जो टेंसाइल फोर्स है यहाँ O पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली T एक्ट कर रहे हैं, और इनके मोमेंट्स इन दोनों फोर्स के जो टॉर्क हैं वो यहाँ इक्वल और ऑपोजिट होंगे, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस T हॉरिजॉन्टल फोर्स की जो रिएक्शन यहाँ आएगी उन दोनों के बीच में, ये जो y दूरी है बल और बलों के बीच की लंब दूरी, ये टॉर्क हो गया है टेंशन T के कारण। वहीं जो कंडक्टर का वेट WX जो सेंटर पोजीशन पे P पॉइंट से x/2 दूरी पर लग रहा है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरा टॉर्क हो गया है, दोनों टॉर्क इक्वल ऑपोजिट हैं, तभी हमारे इस कैटनरी या पैराबोला शेप के कंडक्टर की इक्विलिब्रियम है। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो जो y कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का वो x कोऑर्डिनेट के साथ ये रिलेशन रख रहा है, जहां W इस कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ वेट है और T कंडक्टर में टेंसाइल फोर्स हो गया है। सेक की कैलकुलेशंस के लिए हम इस x कंपोनेंट को B पॉइंट के लिए L/2 ले लें तो ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वही सेक हो जाएगा, और y की जगह हम सेक निकालने के लिए x की जगह जब L/2 रखते हैं स्क्वायर करने के बाद जो L²/4 आएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया है। और ये नीले फ्रेम में हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेक का फार्मूला कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ वेट, दोनों टावर सपोर्ट के बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग स्पान और कंडक्टर में जो टेंसाइल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ एक रिलेशन आ गया है। और इस रिलेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर हम स्पान को और सेक को देखें तो सेक स्पान के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, अर्थात अगर हम स्पान में 10% इंक्रीज करते हैं तो हमारा सेक 21% इंक्रीज हो जाएगा, और अगर स्पान को डबल कर देंगे तो सेक 4 गुना हो जाएगा। वहीं सेक
कंडक्टर के पर यूनिट वेट के प्रोपोर्शनल है। अगर कंडक्टर भारी भरकम होगा, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट ज्यादा होगा पर यूनिट लेंथ, तो सेग इंक्रीज हो जाएगा प्रोपोर्शनली। और सेग टेंसाइल फोर्सेज के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर हम कंडक्टर को ज्यादा टाइट स्ट्रेच करेंगे, कंडक्टर में टेंसाइल स्ट्रेसेस को बढ़ाएंगे, तो हमारा सेग इनवर्स प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात अगर कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ का वेट W हो और उसे अगर T टेंसाइल स्ट्रेस से दो टावर सपोर्ट के बीच में L दूरी स्पान के साथ इरेक्ट किया है, तो सेग की वैल्यू इस रिलेशन से दी जाएगी। ये जो सेग का फार्मूला है वो तब कंडक्टर के लिए अप्लाई होगा जब कंडक्टर स्टिल एयर में, कोई विंड स्पीड नहीं है, कोई विंड के फोर्सेज नहीं है, और कंडक्टर के ऊपर कोई ठंडे प्रदेशों में जिस तरह से आइस की कवरिंग होती है वो आइस की कवरिंग भी नहीं है। ये W सिर्फ कंडक्टर का अपने वेट का पर यूनिट लेंथ असर है। उन स्थितियों में हमने सेग की कैलकुलेशन की है। लेकिन अगर कंडक्टर के ऊपर आइस का डिपोजिशन हो या कंडक्टर ऐसी कंडीशन में रखा हुआ है जहां हवा भी हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, तो हमारी सेग की कैलकुलेशन पे असर आएगा। जब विंड का ब्लो होता है तो कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ जो वेट है वो बदल जाता है, क्योंकि कुछ फोर्सेज विंड के भी वहां एक्ट करने लगते हैं। इसी तरह से अगर कंडक्टर के चारों तरफ आइस का अकोमुलेशन हो जाता है तो न केवल कंडक्टर का सेक्शन बढ़ने से विंड के फोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, साथ ही साथ कंडक्टर का जो इफेक्टिव वेट है, टोटल वेट है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब W चेंज होता है तो सेग भी बढ़ जाता है। इनफैक्ट विंड और आइस दोनों से W जब इंक्रीज होता है तो सेग भी इंक्रीज हो जाता है। जो विंड के फोर्सेज हैं वो कंडक्टर के वेट के साथ परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। जहां कंडक्टर का सेल्फ वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, वहीं विंड के फोर्सेज हॉरिजॉन्टली काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में विंड फोर्स और कंडक्टर के वेट की जो कैलकुलेशन है वो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर कैलकुलेशंस करनी होती है, और वो पाइथागोरस कैलकुलेशन से होती है। वहीं जो आइस की लोडिंग है वो जब कंडक्टर का सेल्फ वेट बदलती है तो आइस का कंट्रीब्यूशन वेट का और कंडक्टर का खुद का अपना जो पर यूनिट लेंथ वेट है वो दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड सिंपली ऐड हो जाते हैं। कंसीडर करें कि एक कंडक्टर के ऊपर विंड के फोर्सेज भी आ रहे हैं और उस कंडक्टर के चारों तरफ आइस की एक कवरिंग कोटिंग भी, ठंडे प्रदेशों में अक्सर ये घटनाक्रम हो सकते हैं, वो हो गई है। आइस का जो पर यूनिट लेंथ कंडक्टर पे एडिशनल वेट आया है और कंडक्टर का अपना जो सेल्फ वेट है पर यूनिट लेंथ, वो दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड एक ही डायरेक्शन में वेट फोर्स कंपोनेंट सिंपली ऐड हो जाएंगे। वहीं पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे विंड के ब्लो का जो फोर्स विंड फोर्स वेट में आएगा वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और इन दोनों का जो पाइथागोरस कैलकुलेशन है वो हमारे इस कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ टोटल इफेक्टिव वेट हो जाएगा, जिसे हम डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की पाइथागोरस कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कंडक्टर जब सैग करेगा तो वो थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन पे वर्टिकल से कोई एंगल थीटा बनाकर रहेगा, और यहाँ इस एंगल का tan थीटा ये विंड फोर्स का कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंडक्टर और आइस के वेट का कंपोनेंट का रेशो होगा, और इस कैलकुलेशन से हम थीटा पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ WI कंडक्टर के ऊपर आइस की कवरिंग से जो पर यूनिट लेंथ वेट कंट्रीब्यूशन आता है उसे समझा जा सकता है आइस की डेंसिटी में जो आइस की वॉल्यूम है पर यूनिट लेंथ कंडक्टर, जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोडक्ट से आ जाएगा, और हम आइस कवरिंग का ये जो शेडेड पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस बड़े सर्किल की एरिया जिसकी की डायमीटर d प्लस टी इधर थिकनेस 2t जोड़ने पर आ जाएगा, और पाई d²/4 ये बड़े सर्किल का क्रॉस सेक्शन हो गया है। उसमें से अगर कंडक्टर का सेक्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पाई d²/4 तो ये रिमेनिंग शेडेड पोर्शन की आइस का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर 1 यूनिट लेंथ का जो आइस वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंडक्टर वेट के साथ ऐड होगा वो आ जाएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन आइस की डेंसिटी के साथ आइस की थिकनेस और कंडक्टर के डायमीटर के साथ ये सिंपल रिलेशन हो गया है। और जो हमारा ये d+2t सेक्शन हुआ है वो 1 यूनिट लेंथ पे जो विंड का प्रेशर गिर रहा है उससे जब हम एरिया और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो विंड का पर यूनिट लेंथ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें कैलकुलेट हो जाएगा। और अब हमारा जो फार्मूला
फार्मूला था जिसमें कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ हमने वेट लिया था, उसकी जगह हम ये जो टोटल रिजल्टेंट वेट है वो ले लेंगे और WT जो टोटल वेट पर यूनिट लेंथ अब आ गया है आइस और विंड दोनों के टोटल कंबाइंड असर से, और जो स्पान का स्क्वायर है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद 8 टाइम्स जो हॉरिजॉन्टल टेंशन हम अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर में उसका डिवीजन करने से हम सेक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और हम सेक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे अब सेक वर्टिकल कंडीशन से थोड़ा टेढ़ा होकर ये आया है और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो सेग है SV वो इस पूरे सेग S का जो इस फॉर्मूले से आया है उसका cos थीटा कंपोनेंट हो गया है, जिसे हम थीटा मालूम है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। परीक्षाओं में सेक कैलकुलेशन के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें जो सेक का फॉर्मूला है WL²/8T, जिसे आप याद कर सकते हैं W पर यूनिट लेंथ, कंडक्टर का वेट है L, दो टावर सपोर्ट के बीच में कंडक्टर की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग स्पान है, और T जो मैक्सिमम टेंशन हमने कंडक्टर पे अप्लाई की हुई है वो वैल्यू है। तो WL और T की वैल्यू रखकर इस फॉर्मूले में हम सेक की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए, 132 kV की एक ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ जो वेट है वो 680 kg पर किलोमीटर है। ध्यान रहे ये पर किलोमीटर को हम पर मीटर कैलकुलेट करेंगे तो 1000 से डिवीजन कर देंगे। स्पान हमें MKS यूनिट में 260 मीटर दिया हुआ है जो यहाँ इस फॉर्मूले में L की वैल्यू हो जाएगी। कंडक्टर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी हुई है और सेफ्टी फैक्टर 2 दिया हुआ है। वो ये बताता है कि जो मैक्सिमम हम अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडक्टर पर रखेंगे वो इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में सेफ्टी फैक्टर का डिवीजन करने पे, यानी यहाँ पर 3100 kg की केवल हाफ होगी, उससे हमें T की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अगर ग्राउंड क्लियरेंस 10 मीटर है तो सेक के साथ जब हम ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करेंगे तो टावर सपोर्ट की हाइट कितनी लेनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कंडक्टर का पर यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ का वेट 1 किलोमीटर का 680 kg है, 1000 का डिवीजन करके हमने पर मीटर कंडक्टर का वेट जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स बनाएगा 0.68 kg पर मीटर निकाल लिया है। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 3100 kg, उसमें सेफ्टी फैक्टर का डिवीजन करके वर्किंग टेंशन की कैलकुलेशन 1550 kg हमें आ गई है। स्पान L हमें 260 मीटर दिया हुआ है और सेक का ये जो फॉर्मूला है WL²/8T, उसमें W की वैल्यू 0.68, L की वैल्यू 260 मीटर और टेंशन की वैल्यू 1550 kg अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में सेफ्टी फैक्टर का डिवीजन करके जो आई है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है और कैलकुलेशन करने पे सेक 3.7 मीटर आ गया है। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस अगर 10 मीटर चाहिए, सेक 3.7 मीटर आएगा, तो हमें टावर मिनिमम 13.7 मीटर हाइट के लेने होंगे। अब देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। सेक का फार्मूला है WL²/8T, W पर यूनिट लेंथ कंडक्टर का वेट है, L स्पान है और T कंडक्टर में अप्लाइड टेंशन है। वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट हो। एक ट्रांसमिशन लाइन में स्पान 150 मीटर दिया हुआ है जो हमारी सेक की कैलकुलेशन में L की वैल्यू 150 मीटर सब्स्टिट्यूट करने की बात कह रहा है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम पर यूनिट लेंथ वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर लेंगे और अगर डेंसिटी दी होगी तो पर यूनिट लेंथ वेट कैलकुलेशन हो जाएगा। कंडक्टर में जो टेंशन फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है वो 200 kg सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में सेफ्टी फैक्टर के डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर की डेंसिटी दी हुई है 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS यूनिट में दी हुई है। हमें MKS में कैलकुलेशन करते हुए कुछ कन्वर्जन करने होंगे जिन्हें हम समझ लेंगे। विंड का जो फोर्स है वो पर यूनिट लेंथ 1.5 kg दिया हुआ है। हमें सेक की कैलकुलेशन करनी है क्योंकि विंड के फोर्सेस से ये इंक्लाइंड सेक आएगा तो वर्टिकल सेक ग्राउंड क्लियरेंस के लिए हमें चाहिएगा, वो भी कैलकुलेट करना है। तो दिया हुआ है स्पान की लेंथ 150 मीटर है, वर्किंग टेंशन 200 kg है दिया हुआ है और हमें विंड का फोर्स भी पर यूनिट लेंथ 1.5 kg दिया हुआ है। कंडक्टर का वेट पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए डेंसिटी से पर यूनिट लेंथ जो वॉल्यूम आता है और 1 यूनिट लेंथ का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया ही है, लेकिन ये 9.9 जो CGS में दिया हुआ है उससे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में 9.9 ग्राम हमारा वेट आ गया है। 1 सेंटीमीटर की बजाय 1 मीटर में कैलकुलेट करने के लिए हमने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर का वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 1980 1980 ग्राम आ गया है। इसे किलोग्राम में हमने
में कन्वर्ट करके पर यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ का MKS यूनिट में जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है W वो कैलकुलेट कर दिया है। विंड का फोर्स 1.5 हॉरिजॉन्टल और कंडक्टर के सेल्फ वेट का फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड 1.98। पाइथागोरस कैलकुलेशन की तो टोटल जो फोर्स वर्टिकल से थीटा एंगल पे 2.48 kg आ गया है। यहाँ इस फॉर्मूले में W की जगह टोटल वेट रखेंगे। स्पान हमें 150 मीटर दिया हुआ है। टेंसाइल फोर्स कंडक्टर पे 2000 kg है। वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, सेक की कैलकुलेशन की और वो 3.48 मीटर आ गया है। ध्यान रहे ये सेक इंक्लाइंड है। कंडक्टर में जो इंक्लाइंड सेक S हमने 3.48 मीटर कैलकुलेट किया है, वो वर्टिकल से जो एंगल थीटा बना रहा है वो tan थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो यहाँ हॉरिजॉन्टल जो विंड फोर्स है और वर्टिकल जो कंडक्टर का सेल्फ वेट का फोर्स है उनका रेशो tan थीटा हो गया। tan थीटा की वैल्यू 0.76 है। tan इनवर्स करने पे हमें थीटा की वैल्यू 37.23 डिग्री आ गई है। और अगर इंक्लाइंड सेक 3.48 मीटर है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट cos थीटा कंपोनेंट है S cos थीटा वो वर्टिकल सेक हो गया। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू 37.23 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके इंक्लाइंड सेक 3.48 मीटर से वर्टिकल सेक कैलकुलेट करें तो वो 2.77 मीटर हमें ग्राउंड क्लियरेंस कैलकुलेशन के लिए काम आ जाएगा। तो आप देखिए बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं। सेक के फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इंक्लाइंड सेक से वर्टिकल सेक निकालने के लिए इस डायग्राम को समझ लेना है और वो S cos थीटा हो जाएगा। तो अभी परीक्षा में ऐसे अगर सिंपल न्यूमेरिकल सेक से रिलेटेड आते हैं या सेक इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ये आप अच्छी तरह से आंसर दें, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।